मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। आधुनिक भारत में आधे से ज़्यादा पोर्शन हो गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे, गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से भारत को शासित किया है अंग्रेज़ों ने, तो समय समय पर कौन कौन गवर्नर रहे हैं भारत में अंग्रेज़, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ भारत में आ गए थे 1608 में। ठीक है, 1608 में आ गए थे ना। 1608 में कौन आया था? हॉकिंस आया था ना। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। हाँ, तो लेकिन 1600 से लेकर के 1600 में तो कंपनी स्थापित हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 से लेकर के 1757 ईस्वी तक भारत में सिर्फ अंग्रेज़ का मकसद क्या था? व्यापार करना। तो व्यापार कर रहे थे। इस दौरान बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, कारखाना स्थापित किया था, ये सब उन्होंने बताया था। और कारखाना स्थापित करने के साथ साथ में इनके 3 महत्वपूर्ण जो है सेंटर्स थे। एक तो कोलकाता था, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। इसके अलावा भी कई सेंटर्स थे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियाँ थीं जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर जब इनको ये लगा कि अब हम जो है भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करेंगे, अंग्रेज़ों को ये लगा कि भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, तो उसको गवर्न कौन करेगा? उस मतलब राजनीति को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को गवर्न कौन सी बॉडी करेगी? तो इसलिए गवर्निंग बॉडी के लिए उन्होंने एक पद बनाया, गवर्नर, प्रशासनिक गवर्नर पद बनाया। इसके पहले कैसे गवर्नर होते थे? आर्थिक गवर्नर होते थे। इसके पहले आर्थिक गवर्नर होते थे, लेकिन इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद से ही जो है प्रशासनिक गवर्नर पद भारत में ईजाद कर दिया। और प्लासी का युद्ध पता ही है, किसने जीत, मतलब कौन लड़ा था, किसके विरुद्ध लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध किया था बंगाल में। तो बंगाल वाले क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्लासी का युद्ध जीतता है, और प्लासी के युद्ध के जीतने के साथ में ही भारत में जो है प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है बंगाल क्षेत्र में। कहाँ पर? बंगाल क्षेत्र में। तो बंगाल में पहला गवर्नर बनाया जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में पहला गवर्नर बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव। और इस दौरान बंगाल के साथ साथ में भारत में जो है मद्रास भी था और मुंबई भी था। तो मद्रास का गवर्नर अलग होता था, मुंबई का, मद्रास का अलग और मुंबई का अलग। इन तीनों के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। तो भारत में जो है जो 1757 से गवर्नर की जो है स्थापना की गई, बंगाल के गवर्नर की स्थापना की गई, बंगाल के गवर्नर बनाए गए। ठीक है, अब ये जो मद्रास था, मद्रास का गवर्नर अपना अलग काम कर रहा था, बम्बई का गवर्नर अपना अलग काम कर रहा था, और बंगाल का गवर्नर अलग काम कर रहा था। ठीक, अभी शुरुआत में 1757 से लेकर के, ठीक, और 1773 तक। कब तक? 1773 तक। 1773 में जो है एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये याद रखना आपको, 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और बंगाल का गवर्नर उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसका नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से आप टेबल बना करके इसको लिखो। इस तरीके से कुछ लिखेंगे हम लोग कि पहला तो हो गया बंगाल के गवर्नर। कौन हो गए? बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर जो कि पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। यहाँ से प्रश्न आता है, पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही, जब ये गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल नहीं था, जब बंगाल का गवर्नर था, तो 1773 ईस्वी में अंग्रेज सरकार एक एक्ट पास करती है जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब चूंकि भारत में जो है प्रशासनिक जो है राज्य बढ़ रहे थे, क्षेत्र बढ़ रहे थे, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र भारत में बढ़ रहे थे, तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को कहा
कि अब तुम मद्रास के गवर्नर का भी काम, मतलब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, और बम्बई के गवर्नर भी तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। कहाँ कहाँ के? मद्रास के भी और मुंबई के। तो इसलिए जो है मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर जब इनके अंडर में काम करेंगे, मद्रास ये रहा, बम्बई ये रहा, और कोलकाता में गवर्नर अलग था। अभी तक तीनों अलग अलग थे। 1757 से लेकर के शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक, और प्लासी के युद्ध में चूंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सेनापति के रूप में काम किया था, वो जीता था, तो अंग्रेज सरकार खुश थी। अंग्रेज सरकार कह रहे हैं, कंपनी सरकार थोड़े यहाँ शासन कर रही थी, कंपनी शासन कर रही थी। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे, वो लोग खुश थे, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या बना दिया, कहा तुम बंगाल के गवर्नर हो। और जब ज़्यादा क्षेत्र बढ़ गया, इनका भी काम, मतलब मद्रास और बम्बई ये अलग अलग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो इनके भी इनको भी अपनी अधीनता में रखेगा। किनको? बम्बई को भी और मद्रास को। तो इसलिए जो है बंगाल के गवर्नर का पद बदल करके अब कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर जनरल। जी, यहाँ पर हम जी लिखेंगे। जी मतलब गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग, प्रश्न आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल इसे कहा जाने लगा। और वारेन हेस्टिंग इस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल का गवर्नर था और उसी को भारत का, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। ठीक, तो याद रखना। और इसके अलावा जो है अब भारत में काफ़ी क्षेत्र विस्तृत हो रहा था। ब्रिटिश कंपनी का काफ़ी क्षेत्र जो है भारत में विस्तार हो रहा था। तो एक ऐसा समय आया कि अब जो है पूरे भारत को देखना था, पूरे भारत को देखना था। तो 1833 में एक कानून लाया गया, चार्टर एक्ट लाया गया, 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पद बदल करके अब क्या कर दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह अब पद बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। कौन सा पद बनाया गया? भारत का जी मतलब गवर्नर जनरल। तो ये कैसे आया? 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन सा चार्टर अधिनियम? 1833 का। 1833 के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर के जनरल का पद बदल करके अब कह दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। कारण क्या था? भारत में कई जगह अंग्रेजों का क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। तो अंग्रेजों का राज्य क्षेत्र विस्तृत हो रहा था, इसलिए बंगाल से काम नहीं चलेगा। अब काम कैसे चलेगा? ऑल इंडिया लेवल का, पूरे भारत लेवल का। तो 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर जो है विलियम बेंटिक जो था वो इस दौरान आखिरी जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। और उसी के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो विलियम बेंटिक को ही क्या बना दिया गया? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है। अब इसके बाद में 1857 का विद्रोह हो जाता है। इसके बाद में क्या हो जाता है? 1857 का विद्रोह हो जाता है। और 1857 के विद्रोह में मैंने पढ़ाया था, इस विद्रोह के बाद ही भारत में शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। और शासन किसका शुरू होता है? महारानी का। और महारानी क्या लगाती हैं? मुकुट। मुकुट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्राउन। ताज को क्या कहते हैं? क्राउन। तो अब शासन किसका शुरू हो गया था? क्राउन का। तो भारत में 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को जो है किसने पढ़ा था? एक पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में, घोषणा पत्र महारानी का, भूल गए? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय। तो वहाँ पर 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। और उसने कहा था स्वयं कि आज से मैं भारत का गवर्नर जनरल ना होकर के अब क्या हूँ? वायसराय हूँ। क्या हूँ अब? वायसराय हूँ। तो पहला वायसराय कौन बन गया? कैनिंग। कौन बन गया? कैनिंग। तो यहाँ पर जो है भारत के गवर्नर, यानी भारत का गवर्नर जनरल, आखिरी भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत के गवर्नर जनरल को खत्म करके अब क्या कहा गया? वायसराय। हालांकि भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, लेकिन साथ में एक पद और आ गया, कौन सा? वायसराय का। जब वो क्राउन का काम करेगा, यानी जब
शासन महारानी के कार्यों को करेगा भारत में, तो किसके रूप में करेगा? वायसराय के रूप में, ठीक है। और बाकी अन्य काम करेगा भारत के रजवाड़ों के साथ करेगा, वैसे करेगा तो गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। तो दो पद हो गए, गवर्नर जनरल तो था ही, लेकिन वायसराय का भी पद सृजित हो गया। तो वायसराय का पद 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक अधिनियम आया। उस अधिनियम में ये बात कही गई कि अब जो है भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे वायसराय भी कहा जाएगा। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। और आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। और इसके बाद में 1947 में भारत क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। तो भारत जब आज़ाद हो जाता है उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या थे? वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आखिरी वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। आखिरी पहला कौन हुआ? कैनिंग। पहला कौन हुआ? कैनिंग हुआ। और कैनिंग के बाद में लास्ट आखिरी कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन के समय में ही भारत जो है दो भागों में बटा और भारत आज़ाद हो गया। फिर आज़ाद भारत के बाद में भारतीय व्यक्ति पहला जो वायसराय बना वो कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारतीय व्यक्ति थे। कौन थे? भारतीय व्यक्ति थे। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि कौन भारत का पहला क्या था, ठीक। तो देखो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुआ? बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, पहला तो वारेन हेस्टिंग हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और बंगाल का ही आखिरी गवर्नर जनरल कौन हो गया? अरे आखिरी विलियम बेंटिक। आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल का, भारत का नहीं पूछ रहा हूँ, बंगाल का कौन हो गया? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक से ही भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया ना। चार चीज़ याद रखना है, पहला तो बंगाल का गवर्नर, दूसरा कौन सा हो गया? बंगाल का ही गवर्नर जनरल। दूसरा कौन सा हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और तीसरा कौन सा हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। तीसरा कौन सा पद हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। और चौथा कौन सा पद हो गया? वायसराय। चौथा कौन सा पद हो गया? वायसराय। ये क्लियर? ये चार पद आपको याद रखना है। तो बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव और आखिरी वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग्स और आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल का विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश था। अगर भारतीय की बात करें कि भारतीय कौन पहला बना तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने, जो भारतीय व्यक्ति थे। लेकिन अंग्रेजों में आखिरी कौन बना? माउंटबेटन, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये चार कैटेगरी हैं। अब इन चार कैटेगरियों में हम लोग आज दो का निपटारा करेंगे। यहाँ पर बंगाल के कौन कौन से गवर्नर बने और कौन कौन से गवर्नर जनरल बने बंगाल के, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे कि इनके समय में क्या क्या कार्य हुए थे। जैसे बंगाल के पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न आते हैं इनमें से रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव मोस्टली मद्रास क्षेत्र में क्या था? एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। मद्रास में जो है ब्रिटिश कंपनी की तरफ से किस में भर्ती हुआ था? क्लर्क के रूप में। क्लर्क के रूप में भर्ती होकर के मद्रास में आया था और वो अपने टैक्ट से, अपने दिमाग से उसने जो है यहाँ का सेनापतित्व का पद पाया। यानी उसने जो है देखा कि प्लासी के युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, प्लासी के युद्ध में जो है सेनापति का कार्य किया। तो एक क्लर्क से होते हुए और वो गवर्नर तक का जो है यात्रा तय करता है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ये किस पद पर भारत में जो है भर्ती होकर नौकरी करना शुरू किया था? तो क्लर्क के पद पर। और कहाँ पर? मद्रास में, ठीक है। और इस दो कार्यकाल इसके हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जब इसने प्लासी का युद्ध लड़ा तो 1757 में ये बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है। और 1760 ईस्वी में ये वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है, इंग्लैंड इसको बुला लेते हैं। फिर दोबारा भारत में एक युद्ध होता है बंगाल में, बक्सर का युद्ध 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद में एक जो है संधि होती है, इलाहाबाद की संधि।
तो बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था। बक्सर के युद्ध के समय भारत में रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है वो कौन कराता है? रॉबर्ट क्लाइव कराता है। तो 1765 में बक्सर की जो है वो इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि से लेकर के 1767 तक इसका दोबारा कार्यकाल रहता है। तो ये 2 कार्यकाल में भारत में आता है। ठीक है, 2 कार्यकाल इसके रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के भारत में कितने कार्यकाल हैं? 2। एक तो 1757 से 60 तक और 1765 से 1767 तक। अब देखते हैं पहले कार्यकाल में इसने क्या क्या किया। तो पहले कार्यकाल में इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था 1757 का, इसका प्लासी का युद्ध था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ था। तो और इसी ने नेतृत्व प्रदान किया था, इसी ने नेतृत्व प्रदान किया था। और इसके अलावा एक युद्ध आप देखते हो अंग्रेजों के बीच और किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच नहीं, अंग्रेज, हाँ, बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? डच और फ्रांसीस अंग्रेजों के बीच 1759 में। 1759 में एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। तो पहले कार्यकाल में ये 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इसके समय में, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1759 का बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में किसको हराते हैं? ये डचों को हराते हैं और डचों को हरा करके बोरिया बिस्तर बांध करके बाहर भेज देते हैं। तो वहाँ से डच खत्म हो जाते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण युद्ध इसके समय में होते हैं पहले कार्यकाल में, क्लाइव के पहले कार्यकाल में। अब दूसरे कार्यकाल के जो इसके समय घटनाएं हैं, सबसे पहली घटना क्या है? इलाहाबाद की संधि। सबसे पहली घटना इसके समय की क्या है? इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है। प्रश्न आता है यहाँ से, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उस समय रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में भाग लेता है। और किनके बीच में होती है? 2 संधि होती हैं, इलाहाबाद की 2 संधि होती हैं। पहली संधि होती है किसके साथ में? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में। तो पहली संधि होती है मुगल सम्राट के साथ में। किसके साथ होती है? मुगल सम्राट के साथ में। ठीक, क्यों होती है? क्योंकि बक्सर के युद्ध में तिरगुट सेना लड़ी थी ना। एक तो मीर कासिम था जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था। बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल का क्या था? अपदस्थ नवाब था। और बंगाल का नवाब कौन था उस समय? मीर जाफर था। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर का जाफर। और मीर कासिम क्या था? अपदस्थ नवाब था। और वो चला जाता है अवध। कहाँ चला जाता है? अवध। और अवध जा करके वहाँ पर जो है किससे मिलता है? अवध के नवाब से। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और वहीं पर मुगल सम्राट जो है दोनों मिलकर के जो है कंचे खेल रहे थे। कंचे नहीं, मतलब वहाँ पर शरण लिया हुआ था। कौन? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कहाँ पर? जो है शुजाउद्दौला के लखनऊ में। कहाँ पर जो है? लखनऊ में, अवध वाले क्षेत्र में बैठा हुआ था शुजाउद्दौला के साथ में। ठीक, तो दोनों मिलकर के मतलब मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला दोनों मिलकर के मीर कासिम के साथ में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। तो इसके बाद में दोनों के साथ मीर कासिम तो भाग जाता है, मीर कासिम भाग जाता है। अब पकड़ में कौन आता है? मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला। तो दोनों को पकड़ करके क्लाइव कहता है बेटा बैठो, तुम्हारे साथ संधि करते हैं। तो इनके साथ में संधि करता है। पहले के साथ में शाह आलम द्वितीय के साथ में पहली संधि होती है इलाहाबाद की, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसके साथ में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो इस तरीके से ये 2 संधियाँ होती हैं। अब इस संधि में मुगल सम्राट के साथ जो संधि होती है उस संधि में क्या बातें थी कि हमको क्या मिलेगी? बंगाल बिहार की दीवानी मिलेगी। बंगाल बिहार की दीवानी मिलेगी। तो बंगाल बिहार की दीवानी भी रॉबर्ट क्लाइव के समय मिलती है। कहाँ से, किससे मिलती है? रॉबर्ट क्लाइव के समय मिलती है। और इसके अलावा बंगाल में एक शासन प्रारंभ हो जाता है, द्वैत शासन। कौन सा शासन? द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ होता है कब? क्लाइव के समय। किसने प्रारंभ किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो प्रश्न आएगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस समय मतलब कब प्रारंभ होता है? 1765 से। 1765 से बंगाल में द्वैत शासन चलता है और ये चलता कब है? 1772 तक। आखिरी गवर्नर जब बंगाल का वारेन हेस्टिंग आता है तो आते ही वो 1772 में द्वैत शासन को समाप्त करके पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। द्वैत शासन का मतलब मैंने बताया ही था कि जो मतलब दीवानी के मामले थे यानी राजस्व के मामले थे वो कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। और जो दायित्व वाले मामले हैं, प्रशासन देखना, न्याय देखना,
यानी चोरी चकारी कोई कर रहा है उसको पकड़ के दंड देना, ये सब कौन करेगा? नवाब करेगा, बंगाल का नवाब करेगा। तो इसी शासन व्यवस्था को कहा गया द्वैत शासन व्यवस्था। तो इस द्वैत शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में ख़त्म करके और जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से इसके समय की रॉबर्ट क्लाइव के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो प्रश्न आता है, पूछा जाता है। इलाहाबाद संधि से प्रश्न कई बार आ चुका है। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765 में। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक। और द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब प्रारंभ किया था? 1765 में। बेदरा का युद्ध किसके समय में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। कब हुआ था? 1759 में। ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। कब हुआ था? 1757 में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जो है तथ्य हैं, घटनाएं हैं जो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद में कुछ ऐसे आते हैं, वारेलास्ट आता है, कार्टियर आता है, इनके ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी कार्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो इन लोगों को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जो है आप पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो पहला क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि ये आखिरी बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसको एक ही जगह पढ़ेंगे, दोनों जगह थोड़े नहीं पढ़ेंगे। क्यों? चाहे वहाँ पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, तो इसको एक ही जगह पढ़ेंगे। ये था 1772 से लेकर के 1785 तक। 1785 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि ये आते ही सबसे पहले क्या किया? बंगाल से द्वैत शासन को ख़त्म किया। 1772 में क्या किया? द्वैत शासन को ख़त्म किया। द्वैत शासन समाप्त, बंगाल से द्वैत शासन समाप्त 1772 में ही। ठीक। और इसके बाद में 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि बंगाल के गवर्नर को अब कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1774 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1780 में बंगाल में ही एक पत्रिका, भारत की सबसे पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी, बंगाल गजट। कौन सी पत्रिका थी? बंगाल गजट। 1780 में प्रकाशित हुई थी, पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है। और इसको किसने प्रकाशित किया था? संपादक कौन था बंगाल गजट का? ऑगस्टस हिक्की। तो ऑगस्टस हिक्की जो है द बंगाल गजट प्रकाशित करने वाला जो है संपादक था। द बंगाल गजट या बंगाल गजट, ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, ऑगस्टस हिक्की याद रखना है आपको। तो इसी के समय ये प्रकाशित होता है 1780 में। ठीक। और इसके अलावा 1781 में कलकत्ता में स्थापित करता है मदरसा। 1781 में क्या स्थापित होती है? मदरसा। ठीक। कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। और किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब स्थापित किया था? 1781 में। ठीक है। तो मदरसा याद रखना, पहला मदरसा भारत का कौन सा था? कलकत्ता का मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया। ठीक है। और 1784 में इसने, इसी के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1784 में क्या स्थापित होती है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। जो क्या उसमें क्या किया जाता है? कुछ जो यहाँ के ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ या कुछ पुस्तक थे जो उपनिषद वगैरह जो संस्कृत में थे, उनका अनुवाद किया जाने लगा। उनका अनुवाद किया जाने लगा। ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में होती है? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल याद रखना। और कब स्थापित होती है? 1784 में। और इसके समय में जो है दो युद्ध होते हैं महत्वपूर्ण। एक होता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं मिलान करने के लिए। एक तरफ दे देगा आपको जो है इनके नाम, गवर्नर जनरल वगैरह के नाम दे देगा, और दूसरी तरफ दे देगा युद्ध। दूसरी तरफ दे देगा युद्ध। देखो मिलान वाले प्रश्न जो मैंने दिए थे उस टाइप से। ठीक है। तो कहेगा कि इनका मिलान करो। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम कौन सा? आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला था। 1775 से 82 तक चला था।
तो किसके समय में हुआ था ये? वारेन हेस्टिंग्स के समय। कौन था इस समय का बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। और 1782 में सालबाई की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि के साथ में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और सालबाई की संधि किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और इसके अलावा इसके समय में द्वितीय मैसूर युद्ध भी होता है। क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब तो डिटेल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और ये कब होता है? 1780 से लेकर के 1784 तक। 1780 से लेकर के 84 तक। और इस समय बंगाल का वो मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। तो बीच में ही मारा गया था ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली लड़ा था और जीता भी था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बीच में ही मारा गया था, ठीक है। तो फिर उसका बेटा कौन आया था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के साथ में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। किसके साथ खत्म होता है? टीपू सुल्तान के साथ में। और कौन खत्म करता है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन खत्म करता है? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी समय टीपू के साथ एक संधि होती है जिसको बोलते हैं मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। 1784 में मंगलौर की संधि होती है टीपू के साथ में वारेन हेस्टिंग्स की। तो दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। ये प्रश्न बहुत आया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स की बात हो गई। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद में जो है महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बंगाल का आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, तो इसका कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस का समय 1786 से लेकर के 1793 तक। 1786 से लेकर के 1793 तक। अब कॉर्नवालिस कहता है वहाँ पर इंग्लैंड में बैठ करके कि मैं ऐसे ना जा रहा हूँ, मुझे ऐसे मत भेजो बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके। मैं तो तब जाऊँगा जब मुझे भारत का प्रधान सेनापति बनाओगे। क्या बनाओगे? भारत का प्रधान सेनापति बनाओगे। तो उन्होंने कहा भाई बात सही है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस की बात मानते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों ने कहा कि ठीक है, एक एक्ट पास करते हैं। तो 1784 में एक एक्ट पास किया गया जिसको जो है 1784 का अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का क्या बना दिया गया? प्रधान सेनापति। क्या बना दिया गया? प्रधान सेनापति। तो भारत का पहला प्रधान सेनापति अंग्रेजों के समय में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी था और साथ में क्या था? प्रधान सेनापति भी था। तो बंगाल का साथ में क्या बना? प्रधान सेनापति भी बना। प्रधान सेनापति के साथ साथ में इसने बहुत सारे सुधार किए। इसने जो है बहुत सारे कानून थे भारत में, जो है अंग्रेजी कानून बहुत सारे अलग अलग छितरे बितरे हुए थे। तो उन कानूनों को क्या किया? इकट्ठा किया। उन कानूनों को इकट्ठा करके एक कोड बनाया। क्या बनाया? एक कोड बनाया। एक कोड मतलब संहिता। एक क्या बनाया? संहिता बनाया। तो इस संहिता को कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। तो ये 1793 ईस्वी में इसने जो है कॉर्नवालिस संहिता का जो है गठन किया, कॉर्नवालिस संहिता को संगठित किया। तो कॉर्नवालिस संहिता या कानून से संबंधित संहिता, भारत में कानून से संहित संहिता या कोड बनाने वाला कौन गवर्नर जनरल था? कॉर्नवालिस। 1793 सन नहीं याद रखना, लेकिन इसीलिए इसके नाम पर कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता, ठीक। और इसके अलावा 1793 में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। कौन सी लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त। तो ये भी याद रखना आप। ये कौन सी व्यवस्था थी? भू राजस्व की व्यवस्था थी ना। भारत में भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं अंग्रेजों के समय में। हाँ, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। सर एक थे जॉन सोर। कौन थे? जॉन सोर। तो जॉन सोर की सहायता से भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया था, लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और यहाँ से सन भी पूछा था, कब लगाया गया था ये? 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जिसको इस्तमरारी व्यवस्था,
मतलब सूर्यास्त का कानून भी इसी में आया था। तो ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसी के समय में आया था। और इसके अलावा भारत में पुलिस व्यवस्था का, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का भी जन्मदाता इसको कहा जाता है। पुलिस प्रशासन और जो है सिविल प्रशासन, इस सब का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ये बहुत प्रश्न आया है, कई बार आया है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है? हालांकि पुलिस सेवा थी, लेकिन पुलिस सेवा को व्यवस्थित किया था, रैंक वाइज क्या किया था? व्यवस्थित किया था। जो आज आईपीएस की व्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें कहाँ दिखाई देती हैं हमको? कॉर्नवालिस के इसी जो है सिस्टम में। आईपीएस या आईएएस, उस समय आईसीएस कहते थे। क्या कहते थे? आईसीएस कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसने जो है पुलिस सेवा का भी ये क्या था? जनक था। और इसके समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय होता है, जब होता है 1790 से 92 तक। कब होता है? 1790 से 92 तक। अब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो कॉर्नवालिस और किसके साथ होता है? टीपू के साथ होता है। टीपू सुल्तान को ये हराता है भाई। टीपू सुल्तान हार जाता है और 1792 ईस्वी में उसके साथ कौन सी संधि करता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के समय होती है। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक। और इसके अलावा ये ऐसा पहला ये दूसरी बार आया था। 1805 में भी आया था। 1786 से 1793 तक रहा। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए। तो इसे दोबारा फिर से जो है कंपनी ने इसे दोबारा फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। कब? 1805 ईस्वी में। लेकिन यहाँ भारत आते ही 2-4 महीने बाद ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1805 में इसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको भारत में ही दफना दिया जाता है। इसको कहाँ दफना दिया जाता है? भारत में ही दफना दिया जाता है। और दफनाया जाता है कहाँ पर? गाजीपुर में। तो प्रश्न आएगा कि वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में है? तो कौन सा? कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर में है। ठीक। भारत में पूछा जाए और भारत में भी कहाँ है इसकी समाधि? गाजीपुर। तो गाजीपुर में किसकी समाधि? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक। यहाँ पर एक तथ्य थोड़ा छूट गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 का तो रेगुलेटिंग एक्ट था और उस रेगुलेटिंग एक्ट में ही कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, वो अलग सुप्रीम कोर्ट थी। ठीक है। आज की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित हुई है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थी। और उस सुप्रीम कोर्ट का पहला प्रधान न्यायाधीश कौन था? कौन सा? एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे इसका दोस्त था। वारेन हेस्टिंग्स का क्या था? दोस्त था। तो अब जब दोस्त है, उसका दोस्त जो है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। तो इसने जो है कुछ फैसले जो है दबाव में कराए, एलिजा इम्पे पे दबाव डाल करके। ठीक। इसी में एक व्यक्ति था नंद कुमार, एक ब्राह्मण था नंद कुमार। तो नंद कुमार पर कुछ चार्ज लगा करके, उससे कुछ खुन्नस रही होगी वारेन हेस्टिंग्स की, तो नंद कुमार पर कुछ चार्ज लगवाकर उसको फांसी की सजा दिलवा देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो एलिजा इम्पे उस समय प्रधान न्यायाधीश था। तो जब वारेन हेस्टिंग अपना मतलब कार्यकाल पूरा करके इंग्लैंड जाता है, तो इंग्लैंड में एक बर्न नामक व्यक्ति था। बर्न, क्या नाम था? बर्न। ठीक। बर्क नाम था, बर्न नहीं, बर्क नाम के एक व्यक्ति ने इस पर क्या चलाया? महाभियोग चलाया। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया। महाभियोग चलता है संसदीय प्रावधान के तहत। भारत में भी राष्ट्रपति के ऊपर क्या चलता है? महाभियोग। अभी पढ़ाएंगे जब संविधान तो उसमें बताएंगे कैसी व्यवस्था होती है। तो ये महाभियोग क्यों चलाते हैं? इसी नंद कुमार की जो है गलत फांसी के तरीके होने पर नंद कुमार को गलत तरीके से फांसी दिलवा देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो अंग्रेज सब खराब नहीं थे। बर्क भी देखा था उसने कि इसने गलत काम किया है भारत में जाकर के,
तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग लेकर आते हैं, लेकिन वो महाभियोग 10 साल चला और महाभियोग पारित नहीं हो पाया था, वापस ले लिया गया था, तो बरी हो गया था। तो प्रश्न यहाँ से आता है कभी कभी कि किस गवर्नर, बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, तो किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये कॉर्नवालिस की बात थी, कॉर्नवालिस के समय की ये घटना थी, और गाजीपुर में इसकी क्या है? समाधि है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की गाजीपुर में क्या है? समाधि है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किस गवर्नर की गाजीपुर में समाधि है? कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन सॉर आते हैं। कौन आते हैं? सर जॉन सॉर आते हैं। वही जॉन सॉर जिन्होंने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस के समय। तो ये जो है कहते हैं कि हम अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। कौन सी? अहस्तक्षेप। अर्थात ये कहते हैं हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम जो है भारत के राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भारत में अहस्तक्षेप की नीति लाने वाला कौन था? सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर जो है भारत में अहस्तक्षेप की नीति लेकर आने वाले थे। अहस्तक्षेप मतलब भारतीय राज्यों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत अपना जो शासक हैं भारत के वो अपना राज्य कार्य करते रहे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सर जॉन सॉर, बस इतना ही महत्वपूर्ण है यहाँ से। इसके बाद में वेलेजली आते हैं। कौन आते हैं? वेलेजली। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वेलेजली क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि वेलेजली एक संधि लेकर आता है। इसका समय है 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक है, ठीक। तो वेलेजली कौन सी संधि लेकर आता है? सहायक संधि। तो सहायक संधि क्या वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता था क्या? डुप्ले ने इससे पहले सहायक संधि को भारत में प्रयोग किया था। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। तो भारत में सहायक संधि पहले से ही थी, लेकिन उसको विस्तार किसने दिया था? वेलेजली ने। तो सहायक संधि के तहत पहला राज्य जिसके साथ सहायक संधि हुई थी कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। हैदराबाद कब हुआ था? 1798। यानी जिस सन आया था, जिस सन में आया था यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, उसी सन में 1798 में क्या होती है? सहायक संधि होती है हैदराबाद के साथ। हैदराबाद के साथ बाद में दूसरी सहायक संधि कहाँ होती है? मैसूर में 1799 में। मैसूर में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जो है अडियार वंश का शासक, उसके साथ में सहायक संधि 1799 में होती है, ठीक। तो इस तरीके से वेलेजली के समय की ये घटना हो गई। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु इसके समय में होती है, तो वेलेजली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होगा कि नहीं होगा? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी वेलेजली के समय में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में होता है? वेलेजली के समय में। जो कब होता है? 1799 में। एक ही साल में होता है, 1799 में। और इसी समय वो टीपू सुल्तान मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घटना हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? वेलेजली के समय में हुआ, ठीक। और इसके अलावा इसने 1800 में एक सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण के लिए, जो सिविल सेवक थे उनकी प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में 1800 में एक कॉलेज स्थापित किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बताया था ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेजली ने। कब स्थापित किया था? 1800 में। लेकिन 4 साल बाद ही इसको बंद कर दिया गया। 4 साल इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया था, जो है इंग्लैंड की जो है कंपनी द्वारा इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया था। तो 1804-5 ईस्वी में 4-5 साल में ही इसको बंद कर दिया गया। और कहाँ खोला गया? हैलिसबरी में, लंदन में हैलिसबरी में ही खोला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। यहाँ से भी प्रश्न आता है, ठीक है। बंगाल का शेर कौन कहता था अपने आप को? वेलेजली। वेलेजली कहता था मैं बंगाल का क्या हूँ? शेर हूँ। तो प्रश्न यहाँ से भी आएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर खुद कहता था? कोई दूसरा नहीं कहता था, खुद कहता था बंगाल का क्या हूँ? शेर हूँ। अभी शेर तो कहेगा ही, जब सहायक संधि जैसी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया, बहुत सारे राज्यों का अधिग्रहण किया, तो शेर कहलाएगा। तो बंगाल का ये क्या था? शेर था। अब जॉन सॉर भी दिया रहेगा, तो सौर में कहोगे ये वाला हटा दो, बस शेर हो जाएगा। ये वाली मात्रा बड़ा हो की मात्रा हटा दो तो शेर हो जाएगा, तो इसी टिक लगा दोगे। तो जॉन सॉर नहीं, वेलेजली को बंगाल का शेर कहा गया है। किसको कहा गया है? वेलेजली को। वेलेजली के बाद में जो है कॉर्नवालिस आते हैं। कौन आते हैं? कॉर्नवालिस फिर आते हैं। मैंने बताया ना 1805 में दोबारा कॉर्नवालिस आए थे, लेकिन इनकी जो है 4-5 महीने में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी समाधि गाजीपुर में है।
तो कॉर्नवालिस आते हैं, फिर इसके बाद में आते हैं मिंटो फर्स्ट। कौन आते हैं? मिंटो। हालांकि मिंटो आते हैं लेकिन इसके बाद एक मिंटो और आता है, लॉर्ड मिंटो, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जो कि 1807 से और 1813 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1813 तक। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है अमृतसर की संधि। कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। कब होती है? 1809 में होती है। याद आया? अमृतसर की संधि किसके साथ में होती है? रणजीत के साथ में, राजा रणजीत के साथ में। रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह थे ना, क्या थे? पंजाब के शासक थे। तो पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि कौन करता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम करता है। कौन करता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम करता है। और इस संधि के तहत क्या कहा जाता है? सतलज नदी जो है वो सीमा होगी। सतलज नदी किसकी सीमा होगी? सतलज नदी जो ये है, हाँ, पूरब साइड में जो है अंग्रेज होंगे और पश्चिम साइड में कौन होंगे? पंजाब। ठीक है, तो सतलज नदी को इसकी सीमा बना दी जाती है। किसकी? पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य की जो है पूर्वी सीमा सतलज नदी को निर्धारित किया जाता है। कौन सी संधि के तहत? अमृतसर की संधि के तहत 1809 में। और 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। और इस चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया गया। ठीक है, बता दिया था मैंने एक बार, 1 लाख शिक्षा पर व्यय किया गया। तो कौन से चार्टर एक्ट में था? 1813 के चार्टर एक्ट में। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था। सिर्फ चीन और चाय और अफीम, इन तीनों चीज़ों पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। एकाधिकार हमने बताया था ना कि जब महारानी ने कंपनी स्थापित की थी तो कहा था आजीवन कंपनी भारत में जाकर के क्या करेगी? व्यापार करेगी। लेकिन महारानी के बाद जब जॉर्ज, कौन आया? जेम्स प्रथम जब राजा बना तो उसने कहा सिर्फ 15 साल के लिए कंपनी का एकाधिकार 15 साल के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर 1813 में कानून पारित करके एकाधिकार को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अर्थात अब जो है दूसरी कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती है, निजी व्यक्ति भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये कौन से अधिनियम में आया था? 1813 के अधिनियम में। ठीक, और ईसाई मिशनरी भी भारत में 1813 के अधिनियम के तहत प्रवेश करते हैं। कौन? ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म का क्या करने आते हैं? प्रचार करने आते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार करने आते हैं। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि 1813 का हम चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे जो है तो उसमें सारा बताएंगे डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड मिंटो के समय में। तो ये इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। किसके समय की? लॉर्ड मिंटो के समय की। ठीक, इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और आखिरी गवर्नर था। ठीक, लेकिन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। इसका समय है 1814 से लेकर के 1823 तक। 1814 से लेकर के 1823 तक इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे इसने जो हस्तक्षेप की नीति थी, कौन सी नीति थी? हस्तक्षेप किसने शुरू किया था? सर जॉन सॉर ने। तो हस्तक्षेप की नीति को इसने क्या किया? खत्म किया। भारत में हस्तक्षेप की नीति को खत्म करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसके अलावा इसके समय की एक युद्ध होता है नेपाल का युद्ध। तो ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नेपाल युद्ध इसी के समय में होता है 1814 से लेकर के 1816 तक। 1814 से लेकर के 1816 तक नेपाल युद्ध होता है। और नेपाल युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण एक संधि वो प्रश्न वहाँ से आता है, संगोली की संधि। कौन सी संधि? संगोली की संधि। रंगोली की नहीं, संगोली। कौन सी संधि? संगोली की संधि। 1816 में एक संधि होती है, संगोली की संधि। हर युद्ध के बाद एक संधि होती है, तो संगोला या संगोली की संधि, ठीक है, किसके साथ होती है? नेपाल के साथ में। किसके साथ होती है? अंग्रेजों की नेपाल के साथ होती है 1816 में। और कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। और इसके अलावा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसके समय में होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये होता है 1817 से 1818 तक।
यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी मराठा युद्ध कितने हुए थे? तीन ही हुए थे। 4 तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे और 4 क्या हुए थे? कर्नाटक वार भी 4 हुए थे और 4 आंग्ल मैसूर हुए थे और 3 क्या हुए थे? मराठा। तो आखिरी मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और मैंने पिंडारियों के बारे में पढ़ाया था, तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और पेशवा की पद को किसने खत्म किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। भाई तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म और युद्ध खत्म तो पेशवाई खत्म और पेशवा को उठा के कहाँ भेज दिया था? बिठूर, कानपुर। और पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय, उसके साथ में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय और उसे पेशवा के पद से हटा करके कहाँ भेज दिया जाता है? बिठूर, कानपुर 1818 में। ठीक है, 1818 में। और 1818 में ही जो मंदसौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मंदसौर की संधि होती है। और इसके अलावा बंगाल मुंबई को अब जो है प्रेसिडेंसी गठित कर दिया था। तो 1818 में इसी के समय मुंबई प्रेसिडेंसी का गठन होता है। किसका? बम्बई या मुंबई प्रेसिडेंसी का गठन होता है। तो ये कुछ इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे। ठीक है, पिंडारियों का दमन किया। ठीक है, नेपाल युद्ध हुआ। नेपाल युद्ध में क्या होता है महत्वपूर्ण? संगोली की संधि या संगोला की संधि, जो 1816 में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। तो और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 और 1818 में, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ होता है और उसको हरा करके उसे जो है पेशवाई को ख़त्म करके भेज दिया जाता है। उसे कहाँ? बिठूर, कानपुर में। और उसे पेंशन दिया जाता है। उसे क्या दिया जाता है? पेंशन। और उसी का दत्तक पुत्र धुंधु पंत, जो नाना साहब के नाम से विद्रोह में आता है, क्योंकि उसको पेंशन खत्म, क्योंकि दत्तक पुत्र का कंसेप्ट नहीं था। दत्तक पुत्र का कंसेप्ट नहीं था तो पेंशन उसका खत्म कर दिया जाता है। ठीक, और इसके अलावा लॉर्ड एमहर्स्ट आता है। कौन आता है? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट अब आता है, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक, इसके समय की ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये 1823 से 1828 तक रहता है। 23 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसको म्यांमार आज कहते हैं ना, तो 1824 से 26 तक होता है ये। और बर्मा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण एक संधि है यानडूब की संधि। यहाँ से प्रश्न आता है। संगोली की संधि नेपाल के साथ होती है और यानडूब की संधि किसके साथ होती है? बर्मा के साथ में। किसके साथ में? बर्मा के साथ। 1826 में। संगोली की संधि 1816 में और उसके 10 वर्ष बाद 1826 में क्या होती है? यानडूब की संधि। किसके साथ में? बर्मा के साथ में। ठीक, तो ये किसके साथ समय में होती है? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। और इसी के समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह होता है। बैरकपुर में क्या होता है? सैन्य विद्रोह। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। वही बैरकपुर जहाँ का मंगल पांडे था, 1857 वाला मंगल पांडे। तो मंगल पांडे वाले बैरकपुर में 1824 में भी सैन्य विद्रोह हुआ था। यानी मंगल पांडे विद्रोह करने वाला पहला नहीं था। 1824 में भी बैरकपुर में क्या हुआ था? सैनिकों का विद्रोह हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटना है। और अब इसके बाद में आता है आपका विलियम बेंटिक। कौन आता है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक, और विलियम बेंटिक का समय है 1828 से लेकर के 1835 तक। 1828 से लेकर के 1835 तक। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम क्या था? गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसी उस समय तक 1828 से लेकर के 1833 तक तो ये क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। और 1833 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? 1833 का। और इसी चार्टर एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक बना। तो इसको हम लोग देखेंगे, बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल में और वायसराय, 2 टॉपिक हम लोग कल करेंगे। जी, याद हुआ इसमें कुछ? पूछें? चलो पूछते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। 94 बताए थे, अच्छा 74 है। 73 में आया था ना रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में, तो 1774 होगा, उसको 74 कर लो। और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781, 100 वर्ष आगे पहुंच गई। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784। किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय। और बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स। कौन संपादक था? ऑगस्टस हिक्की। सालवाई की संधि किसके समय में हुई थी? 1782, वारेन हेस्टिंग्स। कौन से गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर। महाभियोग लगाने वाला कौन था? बर्क। कौन था? बर्क था। स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित की, किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस से। अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी? अमृतसर के लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखना पड़ता है। बंगाल का शेर कॉर्नवालिस। किसकी समाधि? हाँ, वेलेजली। सहायक संधि से याद रखो ना। किसकी समाधि भारत में है? कॉर्नवालिस की। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1718 में। ठीक है। और पेशवाई किसने समाप्त किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। और आखिरी गवर्नर जनरल, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना, बीच बीच में रिवाइज करते रहो, याद होगा। यहाँ से जो है प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, और ये काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है।